जय हिंद दोस्तों आज का टॉपिक है क्या बांग्लादेश भारत के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा है या भारत के लिए आने वाले समय का एक खतरा है, चुनौती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक हम आज डिस्कस करेंगे। पूरा डिबेट होगा, जो भी पॉसिबल होगा मैं इस चीज़ के ऊपर आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक है बांग्लादेश। अगर आप बांग्लादेश की पोजीशन को देखें और इसकी पूरी की पूरी स्टोरी को देखें तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि यू कांट इग्नोर बांग्लादेश। आप बांग्लादेश को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कांट अंडर एस्टिमेट बांग्लादेश। आप बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर हम इस वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें कि बांग्लादेश की पोजीशन कहाँ है, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे यहाँ ये इंडियन ओशियन, इस इंडियन ओशियन के लिए इंडिया, यहाँ एक छोटा सा देश बांग्लादेश नजर आ रहा है, यानी एक बहुत छोटा सा इंडिया के टोटल एरिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। अगर मैं इसे पोजीशन वाइज देखूं तो आपको यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी लोकेशन नजर आ जाएगी और यहाँ पर ये बांग्लादेश है। अगर आप इस इलाके में देखें तो इसकी टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 20 करोड़ के आसपास है। यानी जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, जितनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, उतनी ही पॉपुलेशन यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश की है। अब मोटे तौर पर अगर आप देखें, लगभग 20 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन वाला एक देश जो टोटली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक खास बात यह है कि इसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं एक प्योरली बंगाली फॉर्म में आ रही है और ये इसकी खास बात रही है। इस बंगाली कल्चरल आइडेंटिटी के चलते ही ये बांग्लादेश जो है वो 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलग हुआ था। अब यहाँ आप कहेंगे इस बांग्लादेश को भारत के लिए खतरा कैसे मान सकते हैं? देखो दोस्तों, असलियत में कभी भी समझ लीजिएगा कि किसी भी एरिया के अंदर देखें तो यहाँ बांग्लादेश तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमेशा से रही है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब ये है कि इसकी एक रणनीतिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भारत के लिए है। भले ही ये देश तीन तरफ से बांग्लादेश मतलब भारत से घिरा हुआ है और एक छोटा सा हिस्सा म्यांमार से जुड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इस देश के पास या बांग्लादेश के अंदर इंडिया का एक पूरे का पूरा इंडिया का जो चिकन नेक है, अगर आप इसके पूरे बॉर्डर को देखेंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ साफ नज़र आएगा कि ये बांग्लादेश का एक हिस्सा है जहाँ पर इंडिया के गेटवे के अंदर वो मौजूद है। और मज़े की बात ये है, ये छोटा सा हिस्सा जो है ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, बाकी पूरे का पूरा इंडिया से घिरा हुआ है। अब यहाँ ये जो इंडिया से घिरा हुआ है, यहाँ इस देश के बॉर्डर के बारे में बहुत सारे जो इंडियन जोशीले नेशनलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, लेकिन असलियत में दोस्तों यहाँ हम लोग ये चीज़ कहनी भूल जाते हैं कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और भारत के पास सिर्फ और सिर्फ ये 30 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा इलाका है जिसे चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस चिकन नेक यानी कि बहुत ही कमज़ोर हिस्सा जिसको अगर दबा दिया जाए तो भारत की गर्दन टूट जाए, और भारत का इतना बड़ा हिस्सा जो है ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं भारत से कट जाएगा और भारत के पास इस इलाके में
हवाई यात्रा के द्वारा एंटर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर असलियत में इंडिया को सरेंडर करने के अलावा कुछ ऑप्शन बचेगा भी नहीं। भाई भूटान से भी आपका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ये चिकन नेक छोटा सा इलाका है। अब आप कहेंगे इससे बांग्लादेश की थ्रेट का क्या लेना देना है? क्योंकि खाली शेख हसीना जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और 1971 वॉर में जब शेख मुजीब को फांसी दी जा रही थी तो शेख हसीना को इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल असाइलम दिया गया था, इसलिए उनका कहीं ना कहीं एक लगाव इंडिया के साथ है। दूसरी तरफ खालिदा जिया उस रजीम को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं जो कि रेडिकल इस्लाम को मानने वाले हैं। अब रेडिकल इस्लाम को मानने वाले हैं और कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान है। अब यहीं से मामला शुरू होता है। समझ लीजिए, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स हैं, साथ में प्रो पाकिस्तान है, और तीसरा चाइना के साथ इनका लगाव हमेशा ज़्यादा होता है। अब एग्जाम्पल समझिए, मामला आपको कहाँ नज़र आएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझाने जा रहा हूँ, समझिए। असलियत में अभी हुआ क्या है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर आपको अभी खबर मिली होगी कि एक दुर्गा टेम्पल को तोड़ा गया, दुर्गा आइडियल को नवरात्रों के अंदर तोड़ा गया। अब यहाँ पाकिस्तान और चाइना का क्या गेम है वो समझिए। दुर्गा आइडियल तोड़ने वाले कौन? रेडिकल एलिमेंट्स। अब ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, यानी जो कट्टरवादी ताकतें हैं, कट्टरवादी तत्व हैं, पावरफुल रेडिकल एलिमेंट्स हैं, अब ये रेडिकल एलिमेंट्स क्या करेंगे? इन रेडिकल एलिमेंट्स ने मंदिर तोड़ा। वहाँ बांग्लादेश में हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। अब जैसे ही बांग्लादेश में मंदिर टूटा, हिंदू माइनॉरिटी में है। असलियत में इस हिंदू माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए हिंदू मेजॉरिटी जहां पर होगी वहां से शोर आएगा, यानी इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है। अब यानी दुर्गा आइडियल, दुर्गा माता की मूर्ति टूटने का इशू इनके लिए एक रिलीजियस सेंटीमेंट है। अब क्योंकि ये रिलीजियस सेंटीमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एकदम से प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भैया आप जो हैं, आप बांग्लादेश की सरकार को कहो कि वो रेडिकल एलिमेंट्स पर लगाम कसे, कुछ एक्शन ले। अब प्रॉब्लम यहीं आ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है और इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। अब क्योंकि वो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट है, इस खित्ते का या यूं कहें इस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, तो जो छोटे देश हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, म्यांमार, ये हमेशा एक बिग ब्रदर एटीट्यूड का आरोप लगाते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो है वो हमेशा बदमाशी का या गुंडई का या बड़े भाई वाली धौंस दिखाने की पूरी कोशिश करता है। अब यहीं से कलेश शुरू हो जाता है जब बिग ब्रदर्स एटीट्यूड होता है। अब आप सोच कर देखिए, बिग ब्रदर्स एटीट्यूड इसका मतलब क्या है? बिग ब्रदर्स एटीट्यूड इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो छोटे देशों को डराता धमकाता है। अब जब बिग ब्रदर्स एटीट्यूड है तो ये रेडिकल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्टिक अप्रोच को ओढ़ लेते हैं, और एक नेशनलिस्टिक अप्रोच या यूं कहें नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट डेवलप होता है, और उसमें ये कहा जाएगा नेशनलिस्टिक
सेंटीमेंट डेवलप होता है, राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होती है और उसमें ये कहा जाएगा कि दुर्गा मंदिर के ऊपर किया गया हमला इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश है, इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश है। अब क्योंकि इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश है और इंडियन गवर्नमेंट मजबूरी में बांग्लादेश को ये कह चुकी है कि अपनी माइनॉरिटीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और प्रेशर ये क्रिएट हो जाता है कि वो इंडिया की गवर्नमेंट को उसी भाषा में कुछ ना कुछ जवाब दे, वरना इस गवर्नमेंट की बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट होगी उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस होगी और क्रेडिबिलिटी लॉस होने का यानी विश्वसनीयता कम होगी और विश्वसनीयता कम होने का सीधा सीधा असर क्रेडिबिलिटी लॉस यानी विश्वसनीयता कम होगी और विश्वसनीयता कम होने का सीधा सीधा असर ये होगा कि सरकार गिरेगी और दूसरी सरकार आएगी। क्या कोई भी सरकार चाहेगी कि कोई दुनिया की कोई सरकार चाहेगी कि वो दूसरे देश की सरकार को खुश करने के चक्कर के अंदर खुद गिर जाए? कभी नहीं चाहेगी। इसलिए बांग्लादेश को मजबूरी में ऐसा पोज करना पड़ेगा कि वो स्ट्रांग है। यहाँ से दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू होते हैं। क्या ये जो मामला है सिर्फ यहीं तक है? तो आंसर है नहीं। मामला इससे आगे बढ़ता है जब बांग्लादेश एक तरीके से, अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम को अगर आप देखें तो वो भले ही जीडीपी की फॉर्म में इंडिया से कम हो, क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है पॉपुलेशन और हर चीज़ वाइज, लेकिन पर कैपिटा इनकम और कुछ मामलों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में, कई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो इश्यूज हैं उस मामले में इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे, कहीं ज़्यादा नहीं तो कम से कम आगे निकल चुका है और खासकर टेक्सटाइल के मामले में। अब इसका मतलब ये है कि ये बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरह जाहिल नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह जाहिलों का भरा देश नहीं है। वो एक मॉडर्नाइज्ड आइडियोलॉजी वाला एक कंट्री है, मॉडर्न आइडियोलॉजी वाला एक कंट्री है जो कि इस्लाम से पहले या इस्लाम के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। अब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, लेकिन इसकी एक मजबूरी साथ में ये है, बांग्लादेश की मजबूरी साथ में ये है कि उसे कहीं ना कहीं इंडिया जैसे बड़े देश के साथ डील भी करना पड़ रहा है। जब ये बांग्लादेश प्रोग्रेस करेगा और इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ पर एक तरीके का जो अभी तक रीजनल कोऑपरेशन चल रहा है, ये जो रीजनल कोऑपरेशन यानी क्षेत्रीय सहयोग चल रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा रीजनल कंपटीशन में और ये जो रीजनल कंपटीशन है टू डोमिनेट द रीजन, कि अब इस क्षेत्र को कौन डोमिनेट करेगा, और जब इस क्षेत्र को कोई डोमिनेट करेगा तो यानी आपका जो एक अभी दोस्त है, जो काफ़ी हद तक दोस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो एकदम से आपका जब कॉम्पिटिटर बन जाएगा तो उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि चाइना एंड पाकिस्तान would get an opportunity here, opportunity against India। यानी चाइना और पाकिस्तान जो हैं अब उन्हें इंडिया के विरोध में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक जिसे कहते हैं अवसर मिल जाएगा, इसे मौका मिल जाएगा और यहाँ इंडिया जो है वो समस्याओं के अंदर आपको घिरा हुआ नजर आएगा। अब होगा क्या उसे समझिए। अब होगा ये कि चाइना इंडिया को घेरने की जो कोशिश कर रहा है उसकी राजनीति को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान है जो है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, दूसरा नेपाल के अंदर चाइना की प्रेजेंस है
और इक्विवेलेंट लेवल पर है। तीसरी तरफ अगर आप भूटान देखेंगे, चौथी तरफ आप म्यांमार देखेंगे और यहां पर आप बांग्लादेश देखेंगे और इधर आप देखेंगे चाइना, श्रीलंका और इधर देखेंगे मालदीव्स। असलियत में इंडिया के मेन पड़ोसी हैं और यहां पर प्रेजेंट है चाइना। अब सारा लॉजिक समझिए। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और साथ में न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। इकोनॉमिक क्राइसिस इसके अंदर है और ये जो है ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन चाइना और इसकी एक्सेस बनी हुई है। चाइना ने नेपाल के साथ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा है कि आज के दिन नेपाल कैन नेवर इग्नोर चाइना। चाइना ने भूटान के साथ भी ऐसा ही कर रखा है। चाइना ने म्यांमार के अंदर तो आर्मी रूल एस्टेब्लिश कर लिया और भूटान के अंदर प्रेजेंस इकट्ठी हो गई। लेकिन सोचकर देखिए, ये पाकिस्तान एक एक्सिस में है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो एक इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है और जिस दिन इसके अंदर खालिदा जिया सरकार आई जो कि एंटी इंडिया है, तो वो तो इंडिया को तीन तरफ से घेरता हुआ नजर आएगा। श्रीलंका के अंदर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है और मालदीव्स के अंदर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर असलियत में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो चाइना एक ऐसा एक्सेस बिल्डअप कर लेगा और वो एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन बांग्लादेश में खालिदा जिया सरकार आएगी या उसकी पार्टी की रेडिकल इस्लामिस्टों की सरकार आएगी। और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं ये खुले तौर पर इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे और चाइना जिस एक्सिस को, जिस ट्रायंगल को इंडिया के खिलाफ बिल्ड करना चाहता है, बनाना चाहता है, वो ट्रायंगल बन जाएगा। और जैसे ही वो ट्रायंगल बनेगा, इंडिया को जो चाइना घेर चुका है वो, अब देखो ये चीज समझ लीजिए, हम लोगों के दिमाग में एक बात अभी तक चल रही है या भरी जा रही है कि चाइना इंडिया को घेर रहा है, घेर रहा है, घेर रहा है। गलत सोच रहे हैं। चाइना इंडिया को घेर चुका है। चाइना इंडिया को घेर चुका है और क्योंकि वो इंडिया को घेर चुका है इसलिए अब वो अपनी पकड़ इंडिया के अगेंस्ट मजबूत करता जा रहा है। आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली का जलवा आप देख चुके हैं। भूटान के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट करने का मतलब सीधा सीधा ये है। म्यांमार के अंदर आर्मी रूल एस्टेब्लिश करने का सीधा सीधा मतलब ये है। बांग्लादेश के अंदर अभी शेख हसीना सरकार है जिसे हम मान सकते हैं प्रो इंडिया है, एंटी चाइना नहीं तो कम से कम प्रिकॉशनरी टुवर्ड्स चाइना है। इस वजह से बांग्लादेश कहीं ना कहीं भले ही बचा हुआ है, लेकिन जिस दिन, भाई हर सरकार के कुछ ना कुछ दिन आते हैं अच्छे या बुरे, तो जिस दिन वहां पर सरकार के बुरे दिन आए और दूसरी अपोजिशन लीडर जो है वो डोमिनेट कर गई, इंडिया के पसीने छूटना तय है। श्रीलंका में चाइना की ग्रिप कुछ हद तक भले ही आपको कमजोर दिखाई दे रही हो कि श्रीलंका आज के दिन इंडिया से $700 मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर के एड मांग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम्बन टोटा से लेकर कोलंबो पोर्ट सिटी का मामला चल रहा है, श्रीलंका के हालात खराब हैं और श्रीलंका के ऊपर भी महिंद्रा राजपक्षे वाली सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और रही बात मालदीव्स की, दोस्तों वहाँ इंडिया भले ही काउंटर करने में कामयाब हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी आज के दिन इंडिया वर्सेस चाइना के अंदर चाइना की एक प्रेजेंस मौजूद है। तो यहां आप एक सर्कल खुलकर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक सेक्शन, एक पार्ट बांग्लादेश ऐसा बचा हुआ था, बांग्लादेश ऐसा बचा हुआ था
जो कि चाइना की ग्रिप में नहीं था। लेकिन दुर्गा आइडल वाले मामले को अगर थोड़ा सा भी चाइना से कनेक्ट करके देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ गुंडों को थोड़े से पैसे दे के दुर्गा मूर्ति को तुड़वा दिया जाए, उसका रिएक्शन इंडिया के अंदर क्रिएट हो। इंडिया, और क्योंकि खाली शेख हसीना सरकार, शेख हसीना को मजबूरी में इंडिया की बात मानते हुए साथ में ये भी कहना पड़ा कि इंडिया को नसीहत देते हुए ये बताना पड़ा कि आप हमें तो सलाह दे रहे हैं, आप अपने घर में भी जाकिए और आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में सोच समझ के कदम उठाइए। जब यहाँ तक सिचुएशन आ रही है तो इसका खुला मतलब ये है कि वो भी इंडिया की सरकार को नसीहत दे रही हैं, यानी उनको अपने देश के अंदर एक मजबूत बन के उभरते हुए दिखना है। और यही एक कारण है, अगर यही दिखने की होड़ शुरू हो जाती है और बांग्लादेश जिस तरीके से एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया की सरकार कोई ऐसी गलती कर बैठती है, भले ही वो इंडियन लोकल फोर्सेस या इंडियन लोकल बेवकूफ, जो इंडिया के जो बहुत सारे बेवकूफ हैं जिनको दुनिया में सिर्फ और सिर्फ धर्म नजर आता है, हिंदू माइनॉरिटी नजर आती हैं, वो अब जब शोर मचाते हैं, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो इंटरनेशनल मामलों के अंदर भारत की सरकार को फंसा के खड़ा कर देते हैं। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली होती है। तो इसलिए दोस्तों इतना ध्यान रखें कि बांग्लादेश इस टाइम पर, हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश के बेवकूफ़ों की वजह से, सरकार के बेवकूफ़ या एक गलती की वजह से हो सकता है ये मामला वो डूब जाए और पूरे का पूरा एक देश जाकर चाइना जैसे देश के साथ खड़ा हो जाए। और जिस सर्कल को इंडिया के अगेंस्ट चाइना, इंडिया के चारों तरफ चाइना पूरा करना चाहता है, उसमें बांग्लादेश सबसे मजबूत देश के रूप में इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। अगर ये हट जाता है तो तुम्हारा सारा हिंदुत्व धरा का धरा रह जाएगा और हालात खराब हो जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के प्रोटेस्ट करें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिचुएशंस इंडिया के खिलाफ या इंडिया के लिए बड़ी क्रिटिकल हैं। इंडिया की सरकार आज के दिन तलवार की धार पर चल रही है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने पड़ोसियों को हैंडल किए रखना बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। और इसमें अगर इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो इंडिया के सरकार के लिए और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए, चाइना के खिलाफ इंडिया जो इस समय पर लड़ रहा है वो एक ऐसी पावर के साथ लड़ रहा है जहां इंडिया तो तरक्की कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो अपनी पीक पर है। और आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो भी है वहां पर चाइना का पलड़ा भारी है। इसलिए इंडिया की सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर भारत की सरकार एक भी गलती कर बैठे या कुछ ऐसी गलती कर बैठे जो कि डिप्लोमेटिक डिसास्टर प्रूव हो जाए, तो समझ लीजिएगा सारा हिंदुत्व धरा रह जाएगा, सारा इस्लाम धरा रह जाएगा और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बहुत बुरी तरीके से मोहताज होगा। इतिहास को समझिए, आज के सिनेरियो को समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।